अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा। परमाणुवाद के खंडन में एक और सूत्र ला रहे हैं, अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा। किसी भी शिष्ट स्मृतिकारों के द्वारा वेदानुकूल वैदिक जो स्मृतियां हैं, उन किसी भी स्मृतिकार के द्वारा परमाणुवाद को किंचित भी स्वीकार नहीं किया गया। जैसे सांख्य मत का कुछ कुछ बातें मनुस्मृति ने भी मान लिया है ना, तो उस प्रकार के एक भी अंश में किंचित अपि वैशेषिक का बातों को किसी भी स्मृतिकार ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए अत्यंतम अनपेक्षा, मुमुक्षुओं को तो इन दर्शनों से दूर रहना चाहिए। अत्यंतम अनपेक्षा, मोक्ष के लिए आवश्यकीभूत ज्ञान में यह इसका कोई योगदान ही नहीं, उपयोग ही नहीं, बेकार है। इसलिए अत्यंत अनादर कर देना चाहिए। कहते अत्यंतम अनपेक्षा। कल्याणार्थी पुरुषों को उसमें अत्यंत अनपेक्षा करने देना चाहिए, मैंने उपेक्षा कर देनी चाहिए इन दर्शनों को। ऐसे हो प्रधान कारणवादो वेदविद्भिरपि कैश्चिद मनवादिभिः सत्कार्यत्वाद्यंशोपजीवन अभिप्रायेण उपनिबद्धः। प्रधान कारणवादो को वेदविद्भिरपि कैश्चिद मनवादिभिः, वेदवेत्ता कुछ मनवादियों के द्वारा सत्कार्यत्व आदि अंश का आश्रय करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रधान कारणवादो उपनिबद्ध, प्रधान कारणवाद को भी अपने ग्रंथ में जोड़ा है। अयंतु परमाणु कारणवाद न कैश्चिद विशिष्ट केनचिद भी अंशेन परिगृहीत। और ये जो परमाणु कारणवाद ऐसा है जिसको किसी भी शिष्ट के द्वारा ग्रहण नहीं किया, इतना ही नहीं किसी भी अंश में भी ग्रहण नहीं किया। एकाध बात तो लेते, एक भी बात इनका जो है मान्य नहीं। केनचिद भी अंशेन न परिगृहीत इति अत्यंतम एव अनादरणीयो वेदवादी भी। इसलिए वेदवादियों के द्वारा इसको तो अत्यंत अनादर करके त्याग देना चाहिए। अपिच वैशेषिकाः तंत्रार्थभूतान षष्ठ पदार्थान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभिगच्छन्ते यथा मनुष्यो अश्वः शश इति। और विचित्रता क्यों ऐसा हुआ, वो सब कारण है, बता रहे वही कारण को। वैशेषिकों ने अपने शास्त्र में स्वीकार किए गए पदार्थों को इस प्रकार से माना। किस प्रकार से? उन्होंने 6 भाव पदार्थ माना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। और इन 6 भाव पदार्थों में अत्यंत भेद माना, और उनकी केवल अत्यंत भेद परस्पर नहीं लक्षणकृत भी भेद मान लिया। आत्यंतिक भेद है, उसी प्रकार भेद है जिस प्रकार से मनुष्य और घोड़ा में भेद है, घोड़े में और खरगोश में भेद है। मनुष्य अश्वः शशः यथा, जिस प्रकार का लक्षण में, व्यवहार में, स्वरूप में, सब में भेद हुआ करता है। तद्वत कहते हैं कि संपूर्ण अत्यंत भेद वाले ये उन्होंने पदार्थों को माना। वही कह रहे हैं वैशेषिकाः तंत्रार्थभूतान ने स्वशास्त्र में पदार्थ रूपेण स्वीकृत 6 पदार्थान 6 भाव पदार्थों को द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आख्यान, जो नाम ऐसे ही इनका द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नाम से सुप्रसिद्ध है, उनको अत्यंत भिन्न, उनको परस्पर भिन्न माना। किस रूपेण भिन्न माना? वो भी कहते हैं भिन्न लक्षण, उनके लक्षण को भी अलग अलग कर दिया। अत्यंत भिन्न लक्षण है ना, अत्यंत भिन्न है और भिन्न लक्षण वाले हैं। एक होता है भिन्न है, मान लो एक घड़ा दूसरे घड़ा से भिन्न, ठीक है, 100 घड़े हैं, 100 घड़े एक दूसरे से भिन्न है। इन घड़ों का लक्षण तो एक है ना कम से कम, ठीक है, सब एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है। एक घड़ा दूसरे घड़ा अत्यंत भिन्न होगा, एक कपड़ा दूसरे कपड़ा अत्यंत भिन्न होगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अत्यंत भिन्न होगा। इन अत्यंत भिन्न होने मात्र से वस्तु भिन्न नहीं हुआ। घटत्व वस्तु एक है, मनुष्यत्व वस्तु एक है।
लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अत्यंत भिन्न को एक लक्षण से एक वस्तुत्व ने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका लक्षण भी भिन्न भिन्न करना, भिन्न लक्षण। इसे दो बात करें ना, अत्यंत भिन्नान और भिन्न लक्षणांच अव्यपगच्छन्ति, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। तथा पंच अव्युपगम्य तद विरुद्धम, एक तो ऐसा भी स्वीकार कर लिया और फिर विरुद्ध बात भी कह दिया। वो सब कहाँ रहते हैं, पांच जो भाव पदार्थ है वो एक द्रव्य रूपी भाव पदार्थ में रहता है, और अत्यंत भिन्न जो है वो एक दूसरे में कैसे रह जाएंगे। घड़ा में कपड़ा रह गया, कपड़े में घड़ा आ गया, ऐसे कैसे होगा। कपड़े में कभी घड़ा होता है क्या, अरे कपड़े में घड़े को बांध सकते हो, घड़े के भीतर में कपड़ा रख सकते हो, लेकिन घड़ा समवाय कारण नहीं हो सकता कपड़े का, न कपड़ा घड़े का समवाय कारण बनेगा। क्यों, दोनों अत्यंत भिन्न। इन आपने क्या कर दिया, ऐसे भिन्न लक्षण वाले अत्यंत भिन्न पदार्थों के प्रति द्रव्य समवाय कारण है, उस द्रव्य रूपी समवाय कारण में गुण भी रहता है, कर्म भी रहता है, समवाय भी रहता है, विशेष भी रहता है, सब उसमें रहता है। कैसे मान रहे हैं आप, कार्यकारण भाव भी आपस में मान रहे हो। द्रव्य में ही गुण पैदा होगा ना, द्रव्य में ही जाति पैदा होगी, द्रव्य में ही कर्म पैदा होता है। जाति तो नित्य मान लेते हैं, लेकिन द्रव्य प्रकट होने पर ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य पैदा ना हो तो मनुष्यत्व की अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति दृष्टि उत्पत्ति कहा जाए, केवल उनके मत के अनुसार ही चल रहे हैं। लेकिन द्रव्य में ही गुण का उत्पत्ति, द्रव्य में ही कर्म की उत्पत्ति, द्रव्य में ही जाति की अभिव्यक्ति, द्रव्य में ही विशेषों की अभिव्यक्ति, द्रव्य में ही समवाय की स्थिति, ये मानते हो आप। पांचों को उसमें कैसे मान रहे हो, जो अत्यंत भिन्न है, तो वो ये जो द्रव्य है इसका समय कारण कैसे होंगे पांचों की, नहीं होना चाहिए ना। कार्य कारण भाव अत्यंत भिन्न में नहीं होगा, मिट्टी और घड़ा अत्यंत भिन्न नहीं हो सकता, पहले सिद्ध कर चुके है कि नहीं, अनन्यत्वाधिकरण में निश्चय हो चुका है। इसलिए कह रहे कि देखो तथात्वंच अभिगम्य, माने भिन्न लक्षण वाले अत्यंत भिन्न ऐसे स्वीकार करके तद विरुद्धम, अपनी बात की विरुद्ध चलते हुए द्रव्याधीनत्वम शेषाणाम अभिगच्छन्ति, द्रव्य के अधीन अन्य समस्त पदार्थों को मान रहे हो। तन्नोपपद्यते, वह उनका कथन जो है द्रव्य में सब रहे हैं, अत्यंत भिन्न और भिन्न लक्षण वाले होते हुए भी उस द्रव्य में रहे, यह बात तो हो नहीं सकता है। पूर्व पक्ष कहते क्यों नहीं होगा, यथा ही लोके शश कुश पलाश प्रवृत्ति नाम अत्यंत भिन्ना नाम भिन्न लक्षणा सदाम नेत्रेतराधीनत्वम भवते। क्योंकि जैसे इस लोक में देख लीजिए आप, खरगोश है, कुशा एक घास है, पलाश एक पेड़ है, ये जो है प्रवृत्ति नाम अत्यंत भिन्ना नाम भिन्न लक्षणा नाम पदार्था नाम, जो अत्यंत भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले हैं, ऐसों का सताम ऐसा होता हुआ इन पदार्थों को देखिए नेत्रेतराधीनत्वम, इतरेतर अधीन नहीं होते उत्पत्ति के प्रति। कुशा की उत्पत्ति के लिए वह पलाश का पेड़ होना जरूरी नहीं है, यदि पलाश का पेड़ खड़ा रहेगा तब कुशा पैदा होगा, ऐसा नहीं होता। और जहां कुशा पैदा होगा वहीं खरगोश पैदा होगा, वो भी वहीं आएगा ना, वहीं होना चाहिए। ऐसा एक दूसरे की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति या प्राकट्य स्थिति के प्रति भी कारण नहीं होते। जो अत्यंत भिन्न है और भिन्न लक्षण वाले हैं, उनका कभी ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिलता। एवं उसी प्रकार इसलिए आपको कहना पड़ेगा द्रव्यादि नाम अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादि नाम भवितुमर्हति। इसे द्रव्यादियां अत्यंत भिन्न होने के कारण से वे गुणादियों का अंदर द्रव्याधीनत्व नाम का चीज नहीं हो सकता, नैव भवितुमर्हति। गुणादि नाम द्रव्याधीनत्वं नैव भवितुमर्हति। तो पूर्व पक्षी कहता था, अथ से पूर्व पक्ष भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादि नाम, है द्रव्याधीन तो गुणादियां हैं, हम मानते हैं। तो कैसे मानते हो भाई, इसलिए मान रहा हूं क्योंकि तो द्रव्य भावे भावात, द्रव्य भावे अभावात। कि द्रव्य है तो गुण कर्म सामान विशेष समय का अनुभव होता है, और द्रव्य नहीं है वो पांचों गायब। इसलिए हम कहते हैं कि वो द्रव्याधीन है। द्रव्यम एव संस्थानादि भेदात
अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। इसीलिए हमारा कथन का तात्पर्य यह है कि भिन्न है जरूर, लेकिन वो द्रव्य ही है। भिन्न भी है और द्रव्य ही है, ये क्या बात तुम कर रहे हो? हाँ, ऐसा है, संस्थान विशेष को अलग हो गया। जैसे आप तो वही है ना, जब जन्म से ही अभी तक आप तो वही है कि नहीं है? पहले आपको क्या बोलते थे? ये बच्चा है, फिर कहने लगे ये कुमार है, अब आपको कहेंगे ये जवान है, कुछ दिन बीतेगा तो कहेंगे बूढ़ा है। आप तो वही है, इन अवस्था भेद से आपको अनेक नामों से कहा जा रहा है। और लेकिन विशेषता है, जिन नामों से कह रहा हूं वो भिन्न भिन्न होते जाता है। जो बच्चा अवस्था का शरीर था, युवावस्था का शरीर वही है क्या? अत्यंत भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले हैं। यहाँ दाढ़ी मूछ था, वहां दाढ़ी मूछ नहीं था। अत्यंत भिन्न भी हैं, भिन्न लक्षण वाले भी हैं। अवस्था भेद को लेकर एक ही व्यक्ति अनेक संज्ञाओं का जैसे प्रयोग होता है, सर द्रव्य में गुण कर्म सब हम बोल देते हैं। वो सुंदर वो भी दृष्टांत पकड़ रहा है। कहता द्रव्याधीनत्व गुणाधीन, क्यों कहते? ततो, क्योंकि ततो द्रव्य भावे भावात, द्रव्य भावे च भावात, द्रव्यम एव संस्थानादि भेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। इसे द्रव्य को ही हम संस्थान विशेष का भेद हो गया, उसके आकार स्वरूप में अंतर अंतर जैसे जैसे पढ़ते जाता है, हम उसमें अनेक शब्दों को प्रयोग करके अनेक शब्द विषय का ज्ञान पैदा कर लेते हैं। यथा देवदत्त एक सन अवस्थान्तर योगा अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। जैसा देवदत्त एक ही है, वही है, लेकिन ऐसा होते हुए भी अवस्थान्तर को योग्य होने पर उसको अनेक शब्दों का विषय बना दिया जाता है। तद्दत उसी प्रकार कर लेंगे। तब सिद्धांति कहता है तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग। अरे तुम तो वैशेषिक नहीं रह गए, फिर अवस्थान्तर परिणाम आपने मान लिया तो आप आरंभवादी ही नहीं रह गए, आप तो परिणामवादी हो जाओगे। फिर सांख्य मत घुस जाएगा, और उसकी जवाब हम पहले कह चुके, वो भी असंभव है। तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग स्व सिद्धांत विरोधश्च आपद्येयाताम। स्व सिद्धांत का विरोध भी आप पर टूट पड़ेगा। तथा ननु अग्निर अन्यस्यापि सतो धूमस्य अग्नि अधीनत्वम दृश्यते। चलो दृष्टांत अलग कर देंगे, छोड़ो दृष्टांत। उस दृष्टांत को लाने में परिणामवाद आ रहा है, अवस्थान्तर परिणाम है ना शरीर का, तो परिणामवाद घुसेगा, इसलिए उसको भय से, परिणामवाद में लीन होने का भय से डर के मारे वो अलग दूसरा दृष्टांत बनाना है। कहते देखो अग्नि से निकलता है धूम, फिर अग्नि से भिन्न है ना, और भिन्न लक्षण वाला भी है। अग्नि और धूम दो भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न लक्षण वाले हैं, फिर भी अग्नि अधीन धूम है। अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, अग्नि अधीन है या नहीं। इसीलिए इसी प्रकार से द्रव्य और गुण भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले होते भी द्रव्याधीन गुण रहेगा। ये दृष्टांत उसके अनुरूप थोड़ा सही है ना, ये जच रहा है। वो तो परिणामवाद में घुस रहा था, ये ज्यादा ठीक लग रहा है उसका अपना दृष्टांत। ननु अग्नि है अन्यस्यापि सतो धूमस्य, अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उस धूम के प्रति अग्निधीनत्व दृश्यते, धूम के अंदर अग्निधीनत्व दिखाई दे रहा है। सत्यम दृश्यते, सिद्धांत कहते ठीक करते। यहाँ पर बिल्कुल न नहीं बोल रहे, वहां जैसे न ऐसा नहीं बोलते, यहाँ सत्यम अर्धांगीकार कर रहे, ठीक कर रहे। लेकिन थोड़ा अंतर है बातों में। क्या है वो बता रहे, भेद प्रतीतेश तथा अग्नि धूमयोर अन्यत्व निश्चयते। भेद प्रतीति है, ये अग्नि अलग पदार्थ है, अग्नि से रोटी पकता है, धुआं से तो रोटी पकेगा नहीं। अर्थ क्रिया कारित रूपा जो व्यवहार को कारणीभूत जो लेकर के आपने भेद प्रतीति उत्पन्न हो रहा है, अतएव दोनों भिन्न, इस बात को तो हम मान लेंगे। उतनी बात में हमारा तुम्हारा बात फिट है, स्वीकृत है। लेकिन आगे की बात स्वीकृत नहीं, वही करे भेद प्रतीतेस्तु, भेद प्रतीति जो होती है व्यवहार में, उसके आधार पर तत्र आपके वित्तीय दृष्टांत में अग्नि और धूम का अन्यत्व को हम भी निश्चय करते हैं। लेकिन यह तो हम दूसरे जगह देंगे जहां आप भेद मानना चाह रहे, वहां ऐसा नहीं है। भेद प्रतीति, भेद प्रतीति है क्या? द्रव्य और गुण में शुक्ला कंबला
जैसा अग्नि अलग दिख रहा है जलता हुआ, जो रोटी बनाता है पका रहा है, और जो धुआं उड़ते जा रहा है वो रोटी पकाता नहीं है, पकड़ में आता नहीं है, वो जलाता भी नहीं है, ये जला भी रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, वो तो अंधकार फैला रहा है। ये जो अर्थ क्रिया कारित्व का अंतर तो स्पष्ट दिख रहा है अग्नि और धुआं में, है या नहीं? इसीलिए वहां तो हम भेद मान लेंगे ना। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में विषमता है, ये दिखाना चाहते हैं, वैषम्य दोष है यहाँ पर। कि दार्ष्टान्त में आप हमें बताओ श्वेता कंबल, और श्वेत अलग काम कर दिखावे, कंबल अलग काम कर दिखावे, होता है ऐसे? अर्थ क्रिया कारित्व रूपा जो भेद प्रतीति का कारण है वो कहाँ है? श्वेत और कंबल में। कंबल ठंडी को दूर करे और उसका श्वेत जो है आपके अंदर गर्मी पैदा करे, ऐसा होता है? नहीं, कंबल ही गर्मी को पैदा करके ठंडी को दूर करता है। उसमें श्वेत रंग का कोई मजा नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। श्वेत रंग उसको साथ नहीं देता, और श्वेत रंग का अपना कोई कार्य हो वो ठंडी पैदा कर दे, या तो है ना, कंबल गर्मी पैदा करे और उसका जो सफेद रंग है वो ठंडी पैदा कर दे, फिर तो मुश्किल है, कौन कंबल ओढ़ेगा? उन्हें का लाभ ही नहीं होगा। अब ये अग्नि गर्म है लेकिन धुआं ठंडा हो जाता है, विपरीत है ना। अर्थ क्रिया करते पका रहा है, वो नहीं पकाता है। ये ठंडी को दूर करनी चाहिए, वो ठंडी दे देना चाहिए खूब। अर्थ क्रिया कारित्व में जब तक भेद नहीं होता तब तक भेद प्रतीति नहीं मानना। हम भेद प्रतीति नहीं मान सकते। अग्नि और धूम में भेद प्रतीति इसलिए मानता हूं क्यों? अर्थ क्रिया कारित्व कृत भेद है। अग्नि का जो अर्थ क्रिया कारित्व अलग है, धूम का अर्थ क्रिया कारित्व अलग है। उत्पत्ति और प्राकट्य अभिव्यक्ति के लिए भले एक दूसरे का अधीनता दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उनका भिन्नत्व हम मान सकते हैं। लेकिन गुण और द्रव्य में, क्रिया और द्रव्य में, जाति और द्रव्य में, विशेष और द्रव्य में, समवाय और द्रव्य में ऐसा कोई अर्थ क्रिया कृत भेद हमें बता दो, तब हम दृष्टांत और दाष्टांत को सम मानेंगे, नहीं तो विषम है। वे करे श्वेत कंबल शुक्ल कंबल रोहिणी धेनु नीलम उत्पलम, ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अग्निर धूमा हो गया, वहां तो ठीक है, लेकिन यहाँ इनमें बताओ इति द्रव्यस्यैव तस्य तस्य तेन तेन विशेषण प्रतीयमानत्वात् नैव द्रव्य गुणयोर अग्निधूमयोर इव भेद प्रतीतिरस्ति नैव अस्ति। यह द्रव्य ही तस्य तस्य तेन तेन तस्य द्रव्यस्यैव तस्य तस्य, माने कंबल, धेनु और उत्पल, तस्य तस्य से द्रव्य, तीन दृष्टांत दिया ना, इसलिए तीन तस्य तस्य बोल रहे हो, व्याप्ति कर दिया, विपसा प्रयोग कर रहे हैं। उन द्रव्यों का ही तेन तेन विशेषण मैंने शुक्ल, रोहिणी और नील, इन विशेषणों के द्वारा वे ही द्रव्य प्रतीत हो रहे हैं, भिन्नत्व कोई चीज प्रतीत नहीं होता। नैव द्रव्य गुण और, इसे द्रव्य और गुण का बीच में अग्नि धूम अग्नि और धूम के समान भेद प्रतीति नैव अस्ति, भेद प्रतीति है ही नहीं। तस्मात् द्रव्यात्मकता गुण, इसलिए मानना पड़ेगा द्रव्यात्मक ही है गुण। गुण के अंदर कोई स्वतंत्र अपनी सत्ता आदि नहीं हो सकता, जैसा धूम का होता है, किंतु गुण द्रव्यात्मक ही है। इसी प्रकार कर्म भी द्रव्यात्मक ही है, सारे चीज द्रव्यात्मक ही है। अरे द्रव्यम एकम एव पदार्थ, बस खत्म। छह तो है ही नहीं तेरा, खत्म कर देना सारे, एक ही युक्ति सारा खत्म हो गए बेचारे का। लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, वो तो लड़ाई लड़ेगा ना अभी। यद्यपि आप तो कहते रहे तेना कर्म सामान्य विशेष समवायानाम द्रव्यात्मकत्वं सिद्धाम, द्रव्यात्मकता व्याख्याता, इसी युक्ति से समझ लेना। इस दृष्टांत जो दिया है हमने शुक्ला कमला इत्यादियों से, इसी युक्ति से कर्म सामान्य विशेष समवाय उन चार भव पदार्थों को भी द्रव्यात्मक ही है, ऐसा व्याख्यान हो गया, समाप्त हो गया बात। तो पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, आप तो कहकर किनारे हो रहे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है। गुणादि नाम दीर्घ बनाओ, गुणादि नाम द्रव्याधीनत्व, जिनके में यहाँ नहीं वो कर लेना, जिनके यहाँ ठीक है कुछ छेड़ना नहीं। हाँ, नहीं तो एक और मात्रा बढ़ जाएगी वहां। गुणादि नाम द्रव्याधीनत्व द्रव्य गुणयोर अयुत सिद्धत्वात् इति, वो कहता है हम उस तरह की अधीनता नहीं मान रहे हैं। अग्नि धूम का दृष्टांत दिया है भेद के लिए,
लेकिन उनकी एक दूसरे का अधीनत्व के लिए दृष्टांत मत लो। अभिव्यक्ति का कारण बन रहा है ना, अधीनत्व वहां पर अभिव्यक्ति के प्रति कारण बन रहा है, वैसे अभिव्यक्ति के प्रति कारण तो हम यहां नहीं मानेंगे, किंतु यहां अयुत सिद्धत्व अधीनत्व मानूंगा। कहते महाराज तेरी अयुत सिद्धि क्या है ये बताओ ना, नया शब्द लाया, हम तो अनिमा गरिमा लघिमा सिद्धियों को जानते हैं, तुम तो अयुत सिद्धि कहां से ले आया है? ये तो अयुत सिद्धि नई चीज है भाई हमारे लिए, समझाओ क्या हो सकता है। वो सिद्धांति विकल्प उठाकर स्वयं पूछने लगते हैं, तत् पुनर्युत सिद्धत्वम अप्रथक देशत्वम वा अप्रथक कालत्वम वा अप्रथक स्वभावत्वम वा। इन तीन के अलावा कोई चौथी चीज नहीं हो सकती है। या तो आश्रय आश्रय भाव, देशत्व के समान देश में रहना, जब तक द्रव्य है तब तक गुण रह गया समान देश में। ये देशावच्छिन्न द्रव्य तक देशावच्छिन्न में वह गुण भी दिखाई दे रहा है, जहां कमल है वहीं तो नील दिखेगा, जहां कंबल है वहीं सफेद दिखेगा। इसे देश को लेकर लो, ये यावत काल पर्यंत कंबल है तावत काल पर्यंत श्वेतत्व भी अनुभव हो रहा है। या तो देशकृत या तो कालकृत यह स्वभावकृत, जो कंबल का स्वभाव वही श्वेत का स्वभाव मानो, ये तो मुश्किल है ना। कंबल का स्वभाव जो ठंडा है, ठंडा को दूर करना, बर्फ भी सफेद होता है, फिर वो भी ठंडा को दूर कर देगा क्या? स्वभावत्व तो बनेगा नहीं, कालत्व भी नहीं बनेगा, देशत्व भी नहीं बनेगा। घटाएंगे, देखिए खंडन करेंगे। पूर्व पक्षी का कहना था गुणादियों के द्रव्याधीनत्व हम जो मान रहे हैं वो इसलिए मान रहे हैं कि द्रव्य गुण, द्रव्य क्रिया, द्रव्य जाति, द्रव्य विशेष, द्रव्य समय के बीच में अयुत सिद्धत्व मानते हैं। यदि ऐसा कहते हो तो सिद्धांति पूछता है तत्पुनर्युत सिद्धत्वम, वह अयुत सिद्धत्व जो आप कह रहे हो उसका लक्षण क्या है बताओ। अपृथक देशत्वम कहते हो या अपृथक कालत्वम कह रहे हो या अपृथक स्वभावत्वम वा सर्वथापि नोपपद्यते, यानी किसी भी प्रकार से तुम अयुत सिद्धत्व घटा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अपृथक देशत्वतावत स्व अभिगमो विरुद्धेता। यदि अपृथक देशावच्छिन्न यदि मान लोगे, तो समान देशावच्छिन्न एक देशावच्छिन्न यदि मान लोगे, उनका भेद किया आपने जो स्वीकार किया है वो विरुद्ध हो जाएगा। आपके स्वयं के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। पूछे कैसे कथम? क्योंकि तंत्वारब्धो ही पटः तंतुदेशो अभिगम्यते न पटदेश। क्योंकि तंत्वारब्ध जो पट है वो तंतुदेश में ही है, स्वीकार करता हूं, न पटदेश। ये कहना पड़ेगा आपको, समझ जाओगे ना। फिर पटात्मक कार्य तंतु से भिन्न ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका अर्थ यही निकलेगा, अपृथक देशत्व का मतलब है तंत्वारब्ध जो कार्यभूता पट है वो तंतु देश में ही रहना चाहिए, पटदेश अलग नहीं रहेगा फिर, है ना। तंतु देश में ही रहना चाहिए, पटदेश नामक अलग वस्तु ही नहीं होना चाहिए। ये तो देशावच्छिन्न पट मत कहो, तंतु देशावच्छिन्न पट बोलो ना। तंतु देशावच्छिन्न तंतु भी है और तंतु देशावच्छिन्न पट भी है। अगर पट देशावच्छिन्न पट नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा, यही तो देशावच्छिन्न पट है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। होगा ना समस्या नहीं आई कौन के सामने, और अलग मान लेंगे फिर समस्या हो, फिर तंतु में पैदा नहीं हुआ। यस्मिन संवेतम, वो जो करण यस्मिन अधिकरण लेकर के जो बोल रहा है वो कैसे घटेगा फिर? पृथक देशत्व मानेंगे तो लक्षण बिगड़ा तुम्हारा समवाय कारण का। तंतुओं में ही समवाय सम से पट पैदा होकर तंतु में रहेगा वो, इसीलिए अलग होते भी उसी में रहता है। ये उसकी विचित्रता है, उसकी अपनी कल्पना, उनकी सिद्धांत का। वो तंतु से भिन्न भी है लेकिन तंतु में ही रहता है, तंतु को छोड़ के नहीं रह सकता वो, फिर भी तंतु रूप नहीं है वो चित्र। इसलिए उनके मत में सब आपत्तियां खड़ी हो जाती है। फिर तो ये भिन्न यदि मानोगे तो पटदेशावच्छिन्न अलग होनी चाहिए, ये तद्देशावच्छिन्न पट अलग है और तद्देशावच्छिन्न तंतु होनी चाहिए। तंतु का अपना देश अलग होना चाहिए, पट का अपना देश अलग होना चाहिए। भिन्न कार्य है तो, कार्य और कारण में भेद मानते हो तो, लेकिन वो भी नहीं मान रहे हैं आप। अतएव पृथक देशत्व आप सिद्ध नहीं कर सकते। अपृथक देश मानोगे सिद्धांत हानि हो जाएगी। तंत्वारब्धो ही पट तंतु देशो अभिगम्यते न पट देश। पटस्य तो गुण शुक्लत्व पटदेशा भी गुणते न तंतु देशा। एक और विचित्रता है,
पट के अंदर जो गुण है शुक्लत्वादि वो कहाँ है? वो कहेंगे आप पट में है, तंतु में नहीं मानते। तंतु के गुण ने पट में रूप को पैदा कर दिया। रूप को पैदा, जिन रूपों को पैदा किया है वे रूप पट में रहेंगे, तंतु में नहीं रहेंगे। भले तंतु से पैदा हुए हैं लेकिन वो पट रूप तंतु में नहीं है। तंतु रूप से पैदा हुआ जो पट रूप पट में रहेगा, तंतु देश में नहीं रहेगा। अब बताइए विचित्रता उनकी। फिर वो पट रूप जो पट में रह रहा है इससे उत्पन्न भले ही है लेकिन इसे असंबद्ध हो गया। असंबद्ध होने के कारण से तंतु रूप और पट रूप भिन्न होना चाहिए। फिर इससे उत्पन्न भले ही हो लेकिन इससे संबद्ध न होने के कारण से वो भिन्नत्व आना चाहिए उसमें। इसलिए कहते हैं पटस्य तो गुणा शुक्लत्वाद्य पट देशापिगमन्ते न तंतु देशा, उसको तंतु देश में नहीं मानते। इसलिए वहां पर रूप यही थे ना, पट पट कहाँ है? तंतुषु, और पट रूपंच पटे, ऐसे मानते हैं। वो तंतु में नहीं रहता। हाँ अब यही तो समस्या है। आप तंतु रूप से पैदा हुआ बोल रहे हो लेकिन तंतु रूप से समवाय कारण नहीं बोलते हो। अरे जिससे जो पैदा होता है वही ना उसका समवाय कारण है। आप ये तो जबरदस्ती हो गई ना, ये तो जबरदस्ती है क्योंकि आपने रटंत रट लिया द्रव्य ही समवाय कारण होता है, रूप समवाय कारण नहीं हो सकता। फिर ये क्यों बोलते हो तंतु रूप से पैदा हो रहा? क्योंकि आपकी ये रटंत है कि द्रव्य ही समवाय कारण होगा, गुण कभी समवाय कारण नहीं होगा। गुण सदा असमवाय कारण होता है। हम कहते असमवाय कारण को लव कोड़ा में फेंक दो। अरे हम इतना ही कहते जिससे जो पैदा होता है वो उसका समवाय कारण, बात खत्म। तंतु रूप से पट रूप पैदा, तंतु रूप समवाय कारण क्यों नहीं होगा? वो क्यों नहीं मानोगे भाई? ये तो गजब बात है। जिससे जो पैदा हो रहा, अब फिर तो हमें कहेंगे मिट्टी कहां से घड़ा पैदा हो गया तो मिट्टी जो असमय कारण का वो क्यों नहीं मानोगे? देखो कमाल है। घट कहां रहता है? देखो वहां भी देखो आपके सारे लक्षण घटेगा। आप करें तंतु रूप से पैदा हुआ जो पट रूप है वो पट में रहने से तंतु रूप को हम असमय कारण मान रहे, ठीक है ना। तो मृत्तिका से पैदा हुआ घट कपाल में रहता है, मिट्टी में तो नहीं ना, तो फिर मिट्टी को असमय कारण क्यों नहीं मानते? भिन्न देश में तो आ ही गया। नहीं वो वहां तो कहीं नहीं, मृत्यु का द्रव्य है ना इसलिए उसको हम समवाय कारण माने। इसमें क्या युक्ति है तुम्हारे पास? कोई तर्क नहीं, कोई युक्ति नहीं, अंधा परंपरा है ये, पूरा अंध परंपरा। जबरदस्ती लाठी से बजा कर जो है ना मुल्ला बना दे ना सारे भारत को, मुसलमान बना डाले थे जबरदस्ती। वैसे ही जबरदस्ती वाली बात है यहाँ पर। दोनों ही धर्म ऐसे ही हुआ, ईसाई धर्म मुस्लिम धर्म दोनों पहले तो अत्याचार से जबरदस्ती दूसरे को बनाया, नहीं माने गर्दन काट दो, बस खत्म बात। वैसे ही जबरदस्ती वाली बात है। आपकी युक्ति के हिसाब से हम चले, मृत्तिका से पैदा हुआ, पिंड से पैदा हुआ घट, चाक पर पिंड रखा, पिंड से घट पैदा हुआ, वो घट कहाँ है? कपालों में है बोलते हो। तो पिंड से पैदा हुआ घट जब कपाल में है, इस तंतु रूप से पैदा हुआ पट रूप पट में रहने से तंतु रूप पट रूप के प्रति असमय कारण है। उसी प्रकार से पिंड भी घट के प्रति असमय कारण होना चाहिए। वो तो नहीं मानते। अब नहीं मानने जबरदस्ती हो, है ना। आप तर्क तो दीजिए ना, हमें समझाओ ना, फिर तर्क से समझाओ। यहाँ ऐसा नहीं वहां वैसे समझाओ, क्या समझाओगे? ये कोई तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं, ये तो सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सिद्ध करो। ये तो आपके सिद्धांत बन गया, द्रव्य ही समवाय कारण होगा, गुण ही असमय कारण होगा। इस सिद्धांत को आप तर्क से सिद्ध कीजिए। आप जिन लक्षणों के आधार पर इस सिद्धांत को ठोस कर रहे हो वे लक्षण तो व्यभिचारी हो रहे हैं। जिन लक्षणों को लेकर, जिन दृष्टांतों के आधार पर आप वो सिद्धांत पे आ रहे हो वो तो व्यभिचारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कैसे मानेंगे हम? आते वो लक्षण ही गलत है। हाँ, लेकिन वो व्यभिचारी लक्षण बनाया गया ना, वो लक्षण व्यभिचारी हो गया ना, वो तो द्रव्य में भी चला गया। हाँ, ये तो दृष्टांत अभी दिया, क्यों नहीं जा सकता है? जा रहा है ना। ठीक है,
यहाँ हम भी तो वही दे रहे हैं, कारण तो दे रहा हूं मैं भी। देखो कपाल द्वय संयोग असमवाय कारण होगा। कपाल क्यों नहीं होगा? कपाल द्वय संयोग। ये कपाल कहाँ है बताओ, मैं जो है पहले बताओ कपाल कहाँ है? मिट्टी में। गड़ा कहाँ है? मिट्टी में। और कपाल में भी दवाई करना, कहाँ जाओगे चक्कर हो, वहां भी फंसेगा ही। तो घड़ा का निमित्त कपाल देश संयोग, और कपाल देश संयोग कपाल में है ना, संयुक्त तो कपाल में तो रहेगा। जैसे पट रूप है पट में है तंतु, वहां तंतु रूप है ना। इस तरह से हम कहेंगे आपका जो घड़ा है वो कहाँ रहेगा? कपाल में। कपाल कहाँ है? मिट्टी में। उसी मिट्टी में ही क्या है आपका? घट भी विद्यमान है। ये तो नहीं कह सकते मिट्टी में घट विद्यमान नहीं है, अरे असमय कारण क्यों नहीं होगा? समवाय कारण जो है उसमें उसके साथ हमें कपाल द्वय संयोग लेंगे तो वो कपाल द्वय संयोग कपाल में रहेगा, वो मृतिका में तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? कमाल है। जो कपाल मृतिका में यदि है तो कपाल द्वय संयोग भी तो मृतिका में ही रहेगा कि कहीं और रहेगा वो? फिर वो कपाल तो संयोग जो है, हाँ, तो कपाल को समवाय कारण मानने के जो मृतिका को समय कारण मानते और यही तो कह रहा हूं मैं, तो यही तो मैं कह रहा हूं। मान लो तो फिर लक्षण बिगड़ेगा। मिट्टी को ही तो मिट्टी से ही कपाल बना, अब बना, और कपाल से कपाल द्वय संयोग बना, अतएव जो है कपाल द्वय संयोग भी मृतिका में ही है, घट भी मृतिका में। यही तो मैं कह रहा हूं, दोनों को ही लाया हमने एक अधिष्ठान में, कारण नशा एक अधिष्ठान में आ गया वो। तो यही बात तो उनके गले उतरती नहीं, बल्कि वहां विरला टीका में इस बात को सिद्ध भी किया है। कपाल को भी समय कारण असमय कारण सिद्ध कर दिया, कपाल भी असमय कारण हो सकता है। देख लेना खोल के इसको ढंग से। तो इसीलिए तो वहां समस्या होता है, उनकी जो रटंत द्रव्य ही समय कारण होता है करके गुण ही असमय कारण, उसकी आपने तो घटा दिया दृष्टांत में, ठीक है एक जगह घटेगा, लेकिन उसकी व्यभिचार तो दूसरी जगह हो रहा है। उस व्यभिचार का निवृत्ति कैसे करोगे? तो इन्हें लक्षण में जोड़ना पड़ेगा। क्या? द्रव्य भिन्न कार्य न कारण वास एक अर्थे समेतम कारणम असमय कारणम, ये कहना पड़ेगा। आपने लक्षण में द्रव्य भिन्नत्व सदी जोड़ने मात्र से ही द्रव्य में और नहीं, ये नहीं कह सकते आप। द्रव्य भिन्न सदी कहेंगे हाँ? तो फिर भी तो दोष है। नहीं, दोष तो वही रह गया ना, आपका लक्षण है भले द्रव्य भिन्नत्व आ गया, लेकिन द्रव्य असमय कारण नहीं, ये नहीं कह सकते आप। वो वही रहेगा ही, वो कहीं नहीं जा सकता वो। आपके द्रव्य भिन्नत्व कहने से द्रव्य अनधिकरण तो नहीं कह सकते आप उसको, द्रव्य अधिकरण रहेगा। इसलिए यहां पर पकड़ रहे इस पॉइंट को, और सूत्र दिखा रहे तथा चाहो द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम इति। देखो आ गया ना, द्रव्य द्रव्यांतर को आरंभ करेंगे, गुण गुणांतर को ही आरंभ करेंगे, द्रव्य गुणांतर का आरंभ नहीं हो सकता। कर्म कर्मांतरम का आरंभ होता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। तंत वो ही कारण द्रव्याणि कार्यद्रव्यम पटम आरभन्ते तंतु गताश गुण शुक्लादि कार्य द्रव्य घटे शुक्लादि गुणांतर आरभन्ते इति ही ते अभिगच्छन्ते। सो अभिगमो द्रव्य गुणयोर अपृथक देशत्वे अभिगमाने बाध्यता। आ गया ना, उनका जो सिद्धांत है तंतु रूपी कार्य कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य पट का आरंभ होता है, और तंतुगत जो गुण शुक्लादियों से कार्य द्रव्य पट में शुक्लादियों की उत्पत्ति होती है। ये जो उनका स्वीकृत सिद्धांत है, अपृथक देशत्व रूपा अयुत सिद्धत्व को मानने पर वह बाधित हो जाएगा। स्वाभिगमे द्रव्य गुण और अपृथक देशत्व, द्रव्य गुण आदि समान देश विद्यमान, एकाधिकरण में विद्यमान, क्योंकि आपका लक्षण मुख्य चीज क्या है? एकार्थत्व। कार्येण कारणेन वास एकस्मिन् अर्थे, माने अपृथक देशत्व आप मान रहे हैं। आप जब अपृथक देशत्व माना, वहीं द्रव्य भी है, वहीं आपका जो है पट भी है, तंतु में ही पट भी है, तंतु में ही तंतु संयोग भी है, तंतु में ही तंतु रूप भी है, अतः पट रूप भी तंतु में ही है। क्या अपृथक देश है ना, जहां पट रहेगा वहां तंतु रूप नहीं रहेगा। आपकी विचित्रता देखिए, पट कहाँ है? तंतु में, लेकिन पट रूप तंतु में नहीं है। क्यों? जब देखिए पट तंतु में अपृथक भाव से रह रहा है, अपृथक देशावचन होकर के रह रहा है, तो पट रूप के लिए पृथक देश कहां से आया? पट देश कहां से आ गया?
अरे पट देश कोई स्वतंत्र होता तब तो पट देश में पट रूप रहेगा, है ना। लेकिन तंतु देश में जब पट अपृथक भाव से रह रहा है, अतएव पट का अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है। जब पट का अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है तो पट पट में कहां जाया? और तंतु में नहीं है कैसे बोल रहे हो? तंतु में नहीं का मतलब क्या? तंतु देश में नहीं है, पट में मतलब पट देश में रूप है। लेकिन पट देश तंतु देश से भिन्न स्वतंत्र है क्या? यदि नहीं है फिर जहां पट रह रहा वहीं तो पट रूप भी रह रखाना पड़ेगा आपको। आगे ही ना बात। अभी अतिव अपृथक देशत्व रूपायित सिद्धत्व यदि आप मानते हो, पट रूप को तंतु में ही मानना पड़ेगा। जहां तंतु रूप है अतः तंतु ही सब कारण बनेगा, पट रूप तंतु रूप नहीं बनेगा। ये कार्य अथ अपृथक काल, तुम ऐसा कर अपृथक काल कर झंझट खत्म, क्योंकि दोनों पृथक पृथक काल में होते ही है ना। अपृथक काल तो लेकर हम द्रव्य और गुण के जो अधीनत्व मानेंगे। यद कालावच्छेदन हम द्रव्य को ग्रहण कर रहे हैं तत्कालावच्छेदन ही हमें गुण का भी अनुभव होता है। अतएव हम कह दिए द्रव्याधीन गुण है, द्रव्याधीन कर्म इत्यादि इत्यादि। अतः अपृथक कालत्म अयुत सिद्धतम उच्चता, तब कहते लेकिन देखो समस्या दूसरी जगह व्याप्ति हो जाएगा। ये जो दो सिंह पैदा होते हैं ना वो अपृथक काल में पैदा हो जाते हैं। फिर एक कारण इस सिंह के प्रति वो सिंह कार्य कारणवा हो गया। आपके लक्षण तो जा रहा है ना, मैं क्या करूं? अपृथक कालत्व यदि स्वीकार करोगे सभी दक्षिणयोर रवि गो विषाणयोर अयुत सिद्धत्व प्रसज्जेत, सभी दक्षिण जो विषाण है उनमें भी परस्पर अयुत सिद्धत्व कर कार्य कारण भाव माननी पड़ जाएगी। इसलिए वो तो बिल्कुल ही गया, एक ही युक्ति से खत्म हो गई और कोई दृष्टांत देने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं अपृथक स्वभावत्म, गुण का स्वभाव है वो द्रव्य के बिना होता नहीं है। अतः अपृथक स्वभाव तो गुण मान लिया। ये दोनों अलग अलग समय होते हैं, एक कालोच्छेदन होते हैं ना। यदि एक काल जो आपने कहा आपका लक्षण क्या कर दिया अपृथक कालत्व, वो अपृथक कालत्व के लक्षण तो उसमें है ना, एक काल में हो ही रहे हैं क्या, लेकिन उनके परस्पर कार्यकारण हो क्या? आप द्रव्य जो गुण को द्रव्य जाति इत्यादि के कार्यकांड इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक कालोच्छेदन में दिखाई दे रहे हैं, भिन्न काल में होते नहीं। अपृथक काल होने वाले दो वस्तुओं का बीच में आपने अयुक्त सिद्ध माना और कार्यकांड मान लिया, यही तो नियम बना ना। इस तरह से सिंहों में भी क्या पर दोनों सिंह कैसे हैं? अपृथक काल में हो रहे हैं, तो इनके इन दोनों का बीच सिद्ध मानिए और उन दोनों की आयुक्त सिद्ध मानोगे फिर उसका कार्यकांड माननी पड़ेगी। ये तो लोक विरुद्ध हो जाएगा। अतएव वो लक्षण भी नहीं हो सकता। फिर अपृथक स्वभाव तुम में ले लो तथा अपृथक स्वभावत्व तू अयुत सिद्धत्व न द्रव्य गुणियोर आत्मभेद संभवते। फिर द्रव्य और गुण का परस्पर स्वरूप कृत भेद अपने जो माना है वह स्वरूप भेद ही खत्म हो जाएगा। कि वस्तु के दो वस्तुओं का स्वरूप कृत भेद तब मानी जाती है जब दोनों के अंदर कुछ न कुछ स्वभाव में अंतर दिखनी चाहिए। जैसे हम पहले विचार करते हो तो अग्नि और धूम में नहीं देखे, दोनों के स्वभाव में फर्क है। जिन दो वस्तुओं में फर्क है, स्वभावकृत भेद रहेगा, वहीं पर हम भेद मानते हैं। और दो घटों में भेद अवयवकृत भेद है, स्वभावकृत कोई भेद नहीं। ये भी जल को धारण करेगा, भी जल को धारण करता है। अर्थ क्रिया कार्य में कोई अंतर नहीं घड़ों में। अतः हम दो घड़ों को परस्पर भिन्न वस्तु नहीं मानते। दो घट मानूंगा लेकिन ये पृथ्वी है ये जल है, जैसे भेद कर देते हो वैसे दो भिन्न द्रवित्व में ग्रहण नहीं करते हम उसको। है दोनों ही पार्थिव मानूंगा, दोनों ही एक ही चीज है, एक जातीय चिन्ह नहीं है, लेकिन अवयवकृत भेद है। यद अवयवच्छिन्न होकर ये घट बना हुआ है उससे भिन्न अवयवच्छिन्न होकर दूसरा घट बना हुआ है। इतना ही तो है ना। वहां भेद का कारण जो है अवयव है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो एक है। यदि द्रव्य और गुण का बीच स्वभाव में अभेद मानोगे फिर तो वस्तुकृत भेद जो आप लक्षण बना रहे हो, द्रव्य का लक्षण अलग गुण का अलग लक्षण जो बनाया आपने, कैसे बनाओगे? लक्षण तो स्वभाव को बताएगा। कंबुग्रीवादि मत्तम ये घट का लक्षण है, जहां 1000 घड़े सारे घड़ों में हो जाना चाहिए ना, तभी हम मानेंगे इन सब का एक स्वभाव है, अपृथक स्वभाव वाले हैं। आतान वितान आदि विशिष्ट तंतुमत्व पटत्व
ये जो लक्षण घट में नहीं जा रहा है। इसलिए आप कहते हैं भाई घट का और पट का स्वभाव अलग है। क्यों अलग हो गया? क्योंकि एक कंबुग्रीवादी मृत्युमान है वो, और दूसरा आतान वितानादि तंतुमान है। अतः इन दोनों का स्वभाव में भेद हो गया। स्वभाव में भेद होने से घट और पट दोनों भिन्न वस्तु हो गए। यदि स्वभाव में भेद नहीं होता तो लक्षण में भी आप भेद नहीं कर सकते। इसलिए अपृथक स्वभावत्म अयुत सिद्धत्व में कहोगे फिर द्रव्य और गुण का लक्षण ही खत्म हो जाएगा, भिन्न नहीं रह जाएगा। स्वसिद्धांत हानि यहां भी फंसा। वही कह रहे हैं न द्रव्य गण और आत्मभेद बने स्वरूपकृत भेद, ये लक्षणकृत भेद आप बना रहे हैं वो भिन्न नहीं रह जाएगा। तस्य तादात्म्य नैव प्रतीयमानत्वात्, क्योंकि गुण द्रव्य के अंदर तादात्म्य रूप में प्रतीत होता है। अतः स्वभाव में भेद नहीं बता सकते आप, अतएव वस्तु में भेद सिद्ध नहीं होगा। युत सिद्धयो संबंध संयोग अयुत सिद्धयोस्तु समवायिति अयम अभ्युगमो मृषैव तेषाम्। और एक दूसरी आपत्ति है, युत सिद्धों में संयोग संबंध है और अयुत सिद्धों में समवाय संबंध है। ये जो आपका सिद्धांत है वह भी बिल्कुल मिथ्या ही है, झूठा है। मृषैव तेषाम् मते। क्यों? आप देखिए कार्य कारण भाव आप मानते हो, जिन दोनों के बीच में समवाय मान रहे हो, है ना। घट का कपाल के साथ समवाय संबंध है, पट का तंतु के साथ समवाय संबंध है। बोलने से पहले आपने सोचा ही नहीं लक्षणों के बारे में, अपने ही किए हुए। बता, जिस समय आप कारण में कार्य का समवाय संबंध मान रहे हो, क्या उस समय उस कारण में कार्य है? नहीं, वो कारण में कार्य नहीं मानते हो, बाद में पैदा होता है। कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं है। हमारे मत में जैसा ना अग्रे आसित, हमारे यहाँ तो इदम अग्रे आसित बोल दिया है, उन्हीं यहाँ तो नासित। हाँ, नासित। कारण में पहले से कार्य रहता नहीं, बाद में आरंभ करके पैदा होता है, बाद में आने वाला है। और बाद जो उत्पन्न भी होता है ना, उत्पन्न क्षण में भी बेचारा वो निष्क्रिय रहता है। वो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता, आप देख नहीं सकते। उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य को देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकता कोई। और द्वितीय क्षण में ही हमारे अनुभव का विषय बनता है। जब गुण आएगा तब आप देखें, हाँ लाल रूप वाला है, तब देख सकते हो। क्योंकि बिना गुण का किसी वस्तु का आप दर्शन नहीं कर सकते। केवल घट को देख सकते हो, है? केवल घट देखो, बस उसका रूप नहीं देखना। बिना रूप देखे घट को कैसे देखोगे भाई? अरे जब देखूंगा तो रूपमान ही तो दिखेगा। चक्षु का स्वभाव है रूप के बिना द्रव्य मात्र का दर्शन करता है क्या? अब देखिए उन्हीं न्यायिकों के सिद्धांत में देखिए, चक्षुग्राह क्या है? रूप है, अतः वो रूपमान को ग्रहण करता है। ये नहीं कि द्रव्य ग्राहक होने से रूप को ग्रहण किया, ऐसा मानेगा क्या? नहीं, रूप ग्रहण करने से रूपमान गृहित हो गया। अर्थात कोई भी इंद्रिय उनके यहाँ द्रव्य ग्राहक है नहीं वास्तव में। चक्कर फंसा ना। अविवेचन करते जाएंगे और गहराई में ना पता चलेगा बिल्कुल दर्शन मतलब है नहीं, बेवकूफों का दर्शन है। और अपने आप को अकलमंद समझ रहे हैं। बहुत तेज खोपड़ी वाला होना चाहिए, नहीं न्याय को समझ रहे, खोपड़ी चाहिए, इसीलिए बेवकूफों का बोला हुआ। और सीधे साधे लोग जब बोलेंगे उसको तो सब समझ लेंगे। जैसे वेदांत है, सीधे साधा बात है तो सब समझ लेते हैं। लेकिन जो तर्क का जाल में भिजा दिया ना, वो ऐसा जाल बना दिया सब समझ ही नहीं सकता उसको। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये सब उठपटांग है, वो तो समझेंगे कैसे आप? अब जैसे दाना जाओ बाया जाओ, फिर दाना जाओ, फिर बाया जाओ, फिर बाया जाओ, फिर दाना जाओ, ऐसे बोलो किसको रोड बताओ, वो भूल ही जाए क्या दाया बाया फिर बाया फिर दाना, क्या पता नहीं। और लिखना पड़ेगा उसको, पहला दाना फिर बाया फिर दाना, सब दिखेंगे तभी अकल में जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकता। ऐसे अकल में बिठाने की कोशिश करो, टेढ़ी मेढ़ी गलियों का, बनारसी गलियों को नहीं समझ सकता। बहुत टेढ़ा मेढ़ा, कोई नहीं। इसलिए कहना वहां पर रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, सब बचे सब बसे काशी। इनसे बचेगा जो वही बसेगा काशी। इतने खतरनाक होते हैं। वैसे न्याय वैशेषिक भी केवल तर्क जाल है, शुष्क तर्क, कोई दम नहीं उसमें वास्तव में। वही समझा रहे, देख लीजिए उनकी कैसी विचित्रता है कि युत सिद्धों में संयोग मानते हो, अयुत सिद्धों में समवाय मानते हो। हमेशा नियम ये देखिए, कोई भी संबंध ग्रहण करने के पीछे आप एक कालावच्छेदना
एक देशावच्छेदेन दोनों संबंधी का होना अनिवार्य है, नहीं तो कपोल कल्पना होगी संबंध की, है ना। अब ये दो अंगुलियां एक कालावच्छेदेन एक देशावच्छेदन आपको न दिखाई संबद्ध हो करके, तो इन दोनों के पीछे संबंध आप बोल सकते हो। अब यहां है, दूर है, एक कालावच्छेदन दो दिख रहे हैं आपको अंगुली, लेकिन दोनों एक देशावच्छेदन नहीं है। अतः इन दोनों का बीच में आप कोई संबंध नहीं बता सकते। किसी दो का बीच में आपको संबंध बताना होगा तो सबसे पहला उसमें जो नियम ये होगा वो दोनों के दोनों एक देशावच्छेदन होनी चाहिए और एक कालावच्छेदन होना चाहिए। नहीं तो एक ही अंगुली में संबंध हो जाएगा, भिन्न काल हो जाएगा। तो एक देश में है ना अभी अंगुली, उसी देश में लाओ दोबारा 2 मिनट बाद लाया, 2 सेकंड बाद लाओ, काल भेद बढ़ गए, लेकिन एक ही अंगुली फिर संबंध माननी पड़ जाएगी। एक अंगुली यहां था, 9 बजे को यहां था, हटाया हमने, 9 बजे उसी जगह पर लाया, अब वही रह गया ना, तो काल भेद है ना, एक देशावच्छेदन प्रेरणा वस्तु में भी संबंध माननी पड़ जाएगी। यही आपके कार्य कारण भाव के मुसीबत है। समझ में आई मैं क्यों बता रहा हूं। उनके यहां अब कारण है, 2 क्षण बाद कार्य आ गया, अब वो कार्य कारण में समय मान लिया आपने, माने एक ही में समय संबंध मानना हुआ ना। एक देशावच्छेदन यस्मिन संवेतम आप कह रहे हो, एक देशावच्छेदन आपने मान रहे हो, लेकिन भिन्न काल मानने के कारण से उन्हें समय मानते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी संबंध को ग्रहण करने में उन दोनों वस्तुओं का एक कालावच्छेदन और एक देशावच्छेदन होना जरूरी है। यदि नहीं है तो एक ही वस्तु में भिन्न कालावच्छेदन लेकर के एक देश में दिखा करके एक ही वस्तु में स्व का समय संबंध माननी पड़ जाएगी। स्व में स्व का ही समय संबंध मानना पड़ जाएगा। यह आपत्ति सबसे भयंकर है। इसे वो नियम की ओर ले जा रहे हैं। सामान्य कहते भाष्यकार देखो, प्राक सिद्ध से कार्यात कारण से सिद्धत्व अनुपत्ति है। प्राक सिद्ध है, कार्य की अपेक्षा से कार्यात प्राक, कार्य भी उत्पन्न नहीं है, अनुत्पन्न कार्य की अपेक्षा से पूर्व में सिद्ध जो कारण का कार्य के साथ अयुत सिद्धत्व रूपी संबंध ही नहीं ला सकते। क्योंकि यद कालावच्छेदन कारण है तत्कालावच्छेदन कार्य है ही नहीं। इसलिए कार्यात प्राक सिद्ध कौन है? केवल कारण, कार्य तो सिद्ध नहीं है ना। इसलिए कार्यात प्राक सिद्ध से कारण से अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ति है। अतएव समवाय नाम का चीजें खत्म हो गया। जिनका कारण का विजय समवाय मान रहे हो और एक क्षण में न रहने से सारा खेल खराब हो गया। उनके एक ही सिद्धांत पर सब खत्म हो जाते। अच्छा, इतना ही नहीं, अथ अन्यतरापेक्ष अयम अभ्युपगम स्यात्। ऐसा है अपेक्षा के अधीन होकर कर, मतलब काल एक नहीं है लेकिन उसको उसकी अपेक्षा है उत्पत्ति होने के लिए, है ना। अन्यतरापेक्ष अयम अभ्युपगम, एक दूसरे की अपेक्षा है। घट को उत्पन्न होने के लिए कपाल की अपेक्षा है ना। और कपाल को भी अपने अंदर कार्य उत्पन्न करने स्वस्ति की अपेक्षा है। वो कपाल पट उत्पन्न कर सकता है क्या? घट ही उत्पन्न कर सकता है, और घट बिना कपाल को उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए एक दूसरे का अपेक्षा है ना, अन्यत्र सापेक्ष हो गए दोनों। अति इन दोनों के बीच हम समय मान रहे, माने भिन्न काल में भिन्न देश में जैसा भी हमें कोई लेन देन नहीं। ऐसे दिक्कत है तो वो भी नहीं हो सकता। सिद्ध से कार्य से कारण संबंध समवायी थी, इसलिए कार्य का कारण के साथ संबंध को हम समय मानते थी। एवं अपि प्राग असिद्धस्य अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन सह संबंधो नोपपद्यते। सबसे भारी समस्या होगी जिसका स्वरूप ही अभी लाभ नहीं हुआ, उसका संबंध कैसे मानोगे आप? उसको दूसरे, जैसे आपने ईंट बनाने के लिए भट्टी में डाला है ना, ये मान करके ये चीज ईंट बन जाएगा। ये जो हम डाल रहे हैं मिट्टी का बना हुआ एक साचा में, उसको हम डाल रहे हैं अंदर। क्यों डाल रहे हैं? एक कारण है। और इसे क्या बनाना चाह रहा हूं मैं? कार्यभूत ईंट को बनाना चाहता हूं, लेकिन भट्टी में गल गया, ईंट तो बनी नहीं। तो फिर तुम्हारे ईंट का समय समझो, तू पहले देखा था डालते वक्त, वो समवाय ने क्या किया? एक संबंधी सत्य अपर संबंधी बनना चाहिए था ना, बना है नहीं। वो अंदर जाके जल के खराब हो गया। ईंट बाहर आया तो बाहर है तो ईंट ही नहीं है वहां पर, वो सब टूटा फूटा बेकार हो गया है। तो ऐसी स्थितियों में समस्या होती है। इसलिए उत्पत्ति से पहले
जब तक घट का अपना स्वरूप उत्पन्न नहीं हुआ तब तक घट को कपाल में समय समय से कह नहीं पाएंगे आप। और स्वरूप लाभ पहले पाया ही नहीं है, अतः घट उत्पत्ति के काल पर्यंत घट का समवाय आपको कपाल में नहीं मानना चाहिए। एक कार्य क्योंकि अलब्धात्मक कार्य से कारणेन सह संबंधो न उपपते, क्योंकि जिसका अपने स्वरूप लाभ ही नहीं हुआ, प्राक असिद्ध है, स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं है, ऐसे कार्य का कारण के संबंध मानना बिल्कुल नहीं हो सकता। द्वय आयत संबंध से, क्योंकि संबंध हमेशा दो संबंधियों के बीच में होता है, एक में नहीं होता, दो होना चाहिए। दोनों इसलिए एक काल में एक देश में होना जरूरी है, नहीं तो वो भी व्यभिचार हो जाएगा। दो हैं एक काल में नहीं है तो व्यभिचार है, एक देश में न तो भी व्यभिचार है। इसलिए एक देश अवच्छेदेन एक काल अवच्छेदेन, जो दो वस्तु रहा करेंगे उन्हीं दो संबंधी वस्तुओं के बीच में कोई न कोई संबंध आप मान सकते हैं। अब निर्भर होता है उस वस्तुओं के ऊपर, वहां संयोग मानना है या तादात्म्य मानना है। संयोग वहां मानी जाएगी जहां पर अन्य काल में अन्य देश में पृथक्तन अनुभव होता हो तो, और नहीं तो हम कहते तादात्म्य मानो, बात खत्म हो जाएगी। यही दो व्यवस्था हो सकता है।